My dear students, I Selvin George from Bachpan and Seven Star Convent School going to start the chapter of history first and point first, the French Revolution and the idea of nation. Yesterday we have completed some points on this matter, but there were some points left, so we will continue with this topic today. When Napoleon crowned himself as the monarch or a emperor of France in 1804, he took many initiatives. He took many initiatives to simplify the administration. First, he introduced Civil Code of 1804 or Napoleon Code, which we call it. After that, he started attacking many neighboring countries, neighboring states, so that he wanted to create one country in Europe. All the Europe should be under his control. जब नेपोलियन राजा बना, उसने डेमोक्रेटिक मूल्यों की हत्या कर दी, लेकिन उसने लोगों के लिए तो बहुत अच्छा काम किया था. एस्टरडे मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे उसने सिविल कोड 1804 स्टार्ट किया था, या उसका दूसरा नाम था नेपोलियनिक कोड. इसमें उसने वेट सिस्टम में बदलाव लाए थे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में बदलाव लाए थे. उसने टैक्सेशन के रूप में सिंगल टैक्सेशन रखा, राइट टू प्रॉपर्टी इन्वॉल्व की, कि जो भी इंसान जिसके पास पैसा है वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है. लेकिन उसके मन में एक विचार थी कि पूरे यूरोप को वो अंडर उसके रूल में लाया जाए. तो इसीलिए वो अपनी सेना तैयार कर रहा था और आसपास के लोगों के ऊपर, आसपास के राज्यों पर हमला करने के लिए रेडी हो रहा था. सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था बिजनेसमैन और छोटे मोटे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो भी नए सिस्टम ये लागू किए थे उससे बहुत फ़ायदा हो रहा था. यूरोप के बहुत सारे लोग नेपोलियन को एंजल के अवतार यानी भगवान के एंजल समझने लगे थे. उनको लग रहा था जब ये इन पर हमला करेंगे, इनके राज्य को जीतेंगे, वहाँ के राजाओं को हटाएंगे, तो उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी धीरे धीरे. तो उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मिनाज, मिलान, वार्शा, ऐसे सब राज्यों पे हमला किया और जीतना स्टार्ट किया. पहले पहले लोग बहुत खुश थे कि उनको लगा कि हमें बदलाव आएगा, लेकिन नेपोलियन की जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी कि वो पूरा यूरोप को एक बनाने के लिए, उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ज़बरदस्त टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया. लोगों को फोर्स किया कि उनकी आर्मी में ज्वाइन करें. उन्होंने बहुत सारे चीज़ें ये लागू की जो पुराने ज़माने के राजा लोग लागू करते थे. तो यूरोप में अब एक डर बैठ गया कि एक राजा को हटाए और दूसरा राजा ने उसकी जगह ले लिया, तो उससे वो खुश नहीं थे. उनका मिक्स. अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सबसे पहले दिन ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि नेशनलिज्म होता क्या है. नेशनलिज्म का मतलब था कि हमारे देश के लिए प्यार, देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होना, हमारे देश ही सब कुछ है. लेकिन ये जो नाम आज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जर्मनी, इटली, इंडिया, इंग्लैंड, ये ऐसे नाम उस ज़माने में नहीं होते थे. उस ज़माने में जब राजा महाराजा राज करते थे, उनके नाम से ही हमें जाना जाता था. वो आज किस राजा तुम पर राज करता है, कौन से क्षेत्र में उसका राज्य है, ये जानते थे. लेकिन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यहाँ से शुरू हुआ हमारा सबसे पहला नेशनलिज्म. लोगों के अंदर देश के लिए भावना जो स्टार्ट हुई कि हम एक देश हैं. और इन्होंने देश कैसा बनाना सोचा, जिसके अंदर कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन सोच हो, कॉमन लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, ये सारी चीज़ें मायने रखना स्टार्ट हुई. एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके अंदर रीड है, वॉट वी नो टुडे जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड were divided into kingdoms. मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत सारे किंगडम्स के रूप में प्रचलित थे. इनके अलग अलग नाम नहीं हुआ करते थे. जैसे कि बोला जाता था ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेर अंडर ऑथोक्रेटिक मोनार्चीज इन द टेरिटरीज विच लिव डाइवर्स पीपल. मतलब वहाँ अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, अलग अलग
जनजाति रहती थी, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। राजा जिस एरिया को कब्जा कर लेता वो उसका माना जाता। तो एक सिंगल देश करके कभी हो ही नहीं सकता था। डिफरेंट रिलीजन्स थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस थे, लोगों का बर्ताव रहन सहन कंप्लीटली अलग था। एक अगला है द हैम्बर्ग एम्पायर दैट रूल्ड over Austria Hungary, for example, were a patchwork of different religion and people. The Tyrol, Austria and Sutherland, as well as Bohemia, where the autocracy was proclaimed German speaking. वहाँ का जो राजा थे, ये सब जो जगह के नाम थे, वहाँ ऑटोक्रेसी यानी जो राजा, ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मनी थी। It also included the Italian-speaking province of Lombardy, Vienna. In the Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half of the variety of dialects. अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग एक साथ रहते थे, क्योंकि उनका राज्य, कोई भी राजा अपने राज्य को जीता के, दूसरे राज्य से जीत के उसे अपने टेरिटरी में ज्वाइन कर लेता और तीसरे इस तरह से धीरे धीरे अपना राज चला था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों के अंदर एक जोश दिलाया कि हम एक देश बना सकते हैं। देश यानी जिसके अंदर कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो, जिसको हम लोग एक साथ मिलकर बैठ के बात कर सकें। ये सारी चीज़ थी। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है जो राज करते थे हम पर, और मिडिल क्लास का मतलब है जो मिडिल क्लास जिसके पास ना ज़्यादा पैसे होते थे, ना ज़्यादा गरीब होते थे, ना ज़्यादा अमीर होते थे, ना ज़्यादा गरीब होते थे। एरिस्टोक्रेसी एक डोमिनेंट क्लास था। डोमिनेंट यानी जिस पर राज करते थे दूसरे के ऊपर। वो किसी भी राज्य में होने दो, कोई भी राजा होने दो, हर एक राजा, हर एक जो एरियाज थे, सब में जो राज करते थे उनका रहन सहन लगभग सेम ही था। उनके पास बड़े बड़े स्टेट्स थे, ज़मीनें थी, महल थे, वो दूसरों पे राज करते थे। उनका रहन सहन, बात करने का तरीके सब लगभग सेम थे। वो पावरफुल हुआ करते थे वो, और एक दूसरे से रिलेटेड भी थे कि कभी लड़की, किसी राजा की लड़की से शादी हो गई, कभी लड़के से शादी हो गई, आपस में शादी करके वो एक दूसरे से रिलेटेड थे। लेकिन उन्हीं देशों में, उन्हीं राज्यों में ज़्यादातर पॉपुलेशन किसकी होती थी? पीजेंट्स लोगों की होती थी। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। To the west, the bulk of land was farmed by the tenant, small owners, while the eastern Central Europe was pattern of landholding was characterized by vast estates. ज़्यादातर ज़मीनें पर कौन खेती करता था? पीजेंट्स लोग। उस ज़मीनों के मालिक कौन होते थे? एरिस्टोक्रेट्स होते थे। वो उन्हें थोड़ा सा हिस्सा दे देते थे और खुद सारा हिस्सा रख लेते थे। ये प्रॉब्लम थी उस जमाने में यूरोप में। In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production of the market. अब यहाँ आती है हमारे एक नया क्लास, कमर्शियल क्लास। जैसे जैसे इन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किए, कुछ लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया, व्यापार करने लगे, जाके आसपास के एरिया में सामान बेचने लगे। जैसे जैसे इनके पास थोड़ा पैसा आने लगा, ये एक क्लास के रूप में उभरने लगे। इन्हें ही हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। बच्चों को पढ़ाने लगे, इंडस्ट्रियल, बिजनेस, प्रोफेशनल्स, ये सारे मिडिल क्लास के लोग आए। क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स में से तो ये सब कुछ नहीं, बिजनेस नहीं करते, वो तो राज करने के लिए आए थे। पीजेंट्स किसान थे, लेकिन जो पीजेंट्स में से थोड़ा पैसा लेके कोई बिजनेसेस करने लगे, एक दूसरे को देख के धीरे धीरे ये बिजनेसेस, व्यापार, कोई ना कोई चीज़ें काम करने लगे, मैन्युफैक्चर करने लगे। ये बन गया हमारा मिडिल क्लास यूरोप में। और ये आगे जाकर चेंजेस लाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। एक कंट्री को बदलने में 90%
फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिडिल क्लास लोग थे। इन्होंने मिलकर ही फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाया, क्रांति लाए उन्होंने। अगला टॉपिक, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, वो कल करेंगे। आज के होमवर्क, टुडेज होमवर्क विल बी राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स in your notebook and try to find the meaning in the dictionary in Hindi and English, both the languages. So it will be easy for you when you will read, you will understand the chapter and you can write it in your own words. Thank you.